हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दो क्लास हो चुकी है, उसको प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा ताकि ये क्लास अच्छे से समझ में आए। तो हम चर्चा कर रहे थे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में वास्को डी गामा 1498 में जो तो रास्ते की खोज करता है, समुद्री मार्ग से भारत आता है। इसके बाद दूसरा जो मतलब दूसरा यात्री होता है जो यात्रा करके आता है यानी समुद्र मार्ग से, वो कैबियाल होता है। यहाँ पे कैंप लगाकर व्यापार करता है, लेकिन अरब के व्यापारी इस पर अटैक कर देते हैं। फिर वो गुस्से में आकर क्या करता है, उन पर अटैक करके और कालीकट के जमोरिन को भी और अरबियन को भी पीछे ढकेल देता है और इसके बाद उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है। ये बात पता चलती है पुर्तगाल के राजा को और वो कहता है कि हमारा जो है तो प्रतिनिधि जाएगा, हमारा गवर्नर जाएगा जो उन क्षेत्र को देखेगा। और इसीलिए फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर आता है फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी अल्वीडा आता है। यहाँ पे क्या करता है कि नियंत्रण करना चाहता है। अरब सागर पर नियंत्रण करने के लिए वो क्या करता है कि नीले पानी की नीति को अपनाता है, दूसरा काटर सिस्टम को अपनाता है। फिर इसके बाद ये सारी चीजें करता है, चौल का युद्ध करता है ना, और द्वीप का युद्ध करता है। इसके बाद ये चला जाता है। दूसरा पुर्तगीज गवर्नर आता है जिसका नाम होता है अल्फांसो डी अल्बुकर। अल्फांसो डी अल्बुकर आता है और ये गोवा पर नियंत्रण करना चाहता है। इसीलिए ये उस समय गोवा के बीजापुर के नियंत्रण में हुआ करता था और बीजापुर जो तो विजयनगर साम्राज्य का पड़ोसी हुआ करता था। तो ये जाता है क्योंकि उस समय कृष्णदेव राय बहुत पावरफुल शासक थे और उससे मुलाकात करता है और कहता है कि आपको हम घोड़े वगैरह देंगे और आप इस पर जो है तो हम आक्रमण करेंगे तो आप सहायता नहीं करेगा अपने पड़ोसी का। और जो कृष्णदेव राय होते हैं वो मान भी जाते हैं। आगे 1510 में बीजापुर पर आदिल शाही जो होते हैं वहां पे शासन करते हैं। उनसे जो है तो अल्फांसो डी अल्बुकर छीन लेता है। ये रिवीजन हुआ, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे। फिर इसके बाद इसकी मौत हो जाती है। ये यहाँ पे जो है तो इसको अल्फांसो डी अल्बुकर को पुर्तगीज गवर्नर या कहा जाए कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि ये विस्तार भी ज्यादा किया है और साथ ही साथ ये सांस्कृतिक विजय भी किया है। सती सिस्टम को भी रोकने का प्रयास किया, साथ ही साथ यहाँ के लोकल महिला से विवाह करने का भी प्रोत्साहित दिया पुर्तगालियों को। इसके बाद जो सेकंड मतलब कि थर्ड पुर्तगीज गवर्नर आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वो होता है नीनो दी किन्हा। इसके बारे में चर्चा करना था, है ना। ये रिवीजन हुआ। तो चलिए नीनो दी किन्हा के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो इनका जो समय है वो कब का है, 1500। आप देखेंगे 1500 से लेकर यानी 1529 में ये आते हैं और 1529 में आते हैं कहाँ, भारत आते हैं, गवर्नर बन के आते हैं और ये 1538 तक रहते हैं। आने के बाद ये करते हैं, ये सबसे पहला काम ये करते हैं कि 1530 में इसने पुर्तगालियों की जो राजधानी होती है कोचिन पहले हुआ करती थी उसको गोवा को बना लेते हैं, है ना। गोवा के छीना गया और इसने क्या किया कि बना लिया। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। गोवा को छीना किसने, गोवा को छीना किसने, गोवा को किसने छीना, तो गोवा को छीना किसने, अल्फांसो डी अल्बुकर ने। और राजधानी किसने बनाया, तो नीनो डी किन्हो ने बनाया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आ जाए तो आप बता सकते हैं। फिर इसके बाद इसी के समय क्या होता है कि 1534 का समय आता है और 1534 में बसीन की संधि करता है नीनो दी किन्हा। ठीक है, अब बसीन की संधि के तहत इसको क्या मिलता है, जो बसीन होता है और बॉम्बे का इलाका, यहाँ पे फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिलती है। साथ ही साथ गुजरात में दीव पड़ता है और वहां पे भी फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिलती है। ठीक है, इस संधि के तहत थोड़ा सा अगर आपको हम दिखाना चाहें क्या मैप, तो यहाँ पे देखिए ये दीव है, यहाँ पे ये क्या करना चाहते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट्री खोलते हैं, यहाँ अनुमति मिलती है 1534 के वसीन की संधि के तहत। अब वसीन की संधि आखिर है क्या, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो आपको बैकग्राउंड में जाते हैं, तो आपको ये याद है कि यहाँ पे गुजरात पड़ता है ना, यहाँ पे गुजरात पड़ता है और गुजरात के इलाके में कौन सा वंश था, मुजफ्फर वंश, है ना, मुजफ्फर वंश। राजा का क्या नाम है, बहादुर शाह नाम है, बहादुर शाह नाम है ना, बहादुर शाह। वही बहादुर शाह क्या देख रहा है कि उस समय आप देख रहे हैं कि 1530 में उत्तर भारत में एक घटना होती है। जो मुगल सल्तनत की स्थापना करने वाले बाबर की क्या हो रही है, मौत हो गई है। और मौत होने के बाद उसका बेटा हुमायूं क्या कर रहा है, गद्दी पर बैठा है ना। ये आप देखेंगे लोकेशन में, तो यहाँ पे दिल्ली पड़ती है। तो दिल्ली में उस समय हुमायूं गद्दी पर बैठ रहा है और दिल्ली और आप देखेंगे गुजरात का इलाका, ये यहाँ पे अगर दिल्ली देखें और गुजरात दोनों पास ही पास पड़ते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अगर क्या करना चाहेगा, विस्तार करना चाहेगा, तो वो अपने आसपास के क्षेत्र को जीतना चाहेगा। और यही कारण था कि इसको यानी जो यहाँ का मतलब राजा था, जो बहादुर शाह था, उसको लग रहा था कि हुमायूं कभी न कभी जो गुजरात पर आक्रमण करेगा और इसीलिए वो क्या करना चाहता है, वो देख चल रहा है। और इससे पहले बैकग्राउंड में जाइए तो आपको याद है यहाँ पे अरबियन लोग, है ना, और आपको याद है जमोरिन
आपको याद है बहादुर शाह, ये लोग क्या किए थे, चौल और दीव का युद्ध लड़े थे अल्फांसो डी अल्बुकर के समय, है ना, द्वितीय पुर्तगीज गवर्नर, है ना, सेकंड पुर्तगीज गवर्नर के समय। तो इसीलिए ये क्या करता है, कहता है कि देखो आगे जाकर भविष्य में क्या करेगा, जो हुमायूं है वो हम पर अटैक करेगा, और इधर अगर हो सके मतलब हमने जो है तो एक जो यहाँ पे आए हैं विदेशी आए हैं जो पुर्तगीज है, वो भी अगर आक्रमण कर दिए दोनों साथ में, यानी हुमायूं भी कर दिया और पुर्तगीज भी कर दिए, तो हमारा खेल हो जाएगा, हम हार जाएंगे। इसीलिए एक व्यक्ति दो युद्ध एक साथ नहीं कर सकता, इसीलिए क्या करता है, कहता है कि एक को मित्र बनाया जाए और दूसरे से युद्ध किया जाए। इसीलिए 1534 में ये वसीन के, यहाँ पे आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के इलाके में वसीन पड़ता है ना, महाराष्ट्र के इलाके में क्या पड़ता है, वसीन पड़ता है, और इसी जगह पर ये क्या करता है, यहाँ पे संधि करता है, ठीक है, इसी को कहा जाता है वसीन की संधि। और इसके तहत ये कहता है कि आपको हम क्या करेंगे, बॉम्बे का इलाका देते हैं, आप यहाँ पे फैक्ट्री खोलिए, और वसीन का इलाका देते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री खोलिए। गुजरात में दीव पड़ता है, वहां पे भी फैक्ट्री खोलने की, ये दीव देख लीजिए, तो यहाँ पे भी फैक्ट्री खोलने की ये अनुमति दे देता है इस संधि के तहत, ठीक है। लेकिन और इसके बदले में पुर्तगाली क्या करेंगे, पुर्तगाली जब हुमायूं से इसका युद्ध होगा, बहादुर शाह युद्ध करेगा, तो ये लोग आक्रमण नहीं करेंगे, है ना, पहला काम तो ये करेंगे। और दूसरा काम ये करेंगे ये पुर्तगीज कि हुमायूं जब भी बहादुर शाह को जरूरत पड़ेगी तो ये लोग क्या करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन ये लोग कभी करते नहीं है, है ना। जब और फिर आगे जाकर क्या होता है, 1534 में ही क्या होता है कि यहाँ पे हुमायूं जो है तो आक्रमण कर देता है, कहाँ पर, गुजरात पर, जो शंका था वही होता है, और गुजरात पर हुमायूं क्या करता है, आक्रमण कर देता है। आक्रमण कर देता है तो हुमायूं और बहादुर शाह का युद्ध होता है। इधर जब ये लोग युद्ध कर रहे थे दोनों, तो इधर जो दीव था ना, दीव आपको लोकेशन दिखाएं मैप में, तो दीव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली थी ना 1534 में, 1534 में वसीन की संधि के तहत ये दीव है। तो यहाँ पे ये लोग पुर्तगीज क्या करते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री की जगह ये लोग किला बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब बहादुर शाह देख रहा है और उधर लड़ भी रहा है, लेकिन कह रहा है कि अब हुमायूं पीछे पड़ा है। इसीलिए आगे जाकर क्या होता है, 1537 का समय आता है, और 1537 में ये जो युद्ध हो रहा था हुमायूं और बहादुर शाह का, वो बंद हो जाता है। अब हुमायूं बंद हो गया, तो इसीलिए बहादुर शाह अब क्या करता है, पुर्तगालियों के पास आता है, कहता है कि तुमको हम दीव पर क्या करना के लिए बोले थे, फैक्ट्री खोलने के लिए बोले थे, तो तुम किला क्यों बना रहे हो, फोर्ट क्यों बना रहे हो। इसीलिए जब ये आता है तो जो यहाँ पे पुर्तगीज थे वो नीनो दी किन्हा इस समय थे, तो कह रहे थे कि आओ बैठो बैठो, ऐसे क्यों रमा रहे हो, हम बता रहे हैं। और एक जहाज लेता है और पानी के जहाज में बैठाते हैं, वहीं पाल्टी बाल्टी करते हैं, और पाल्टी जब भी समाप्त होती है साथ ही साथ उस जहाज को डुबो दिया जाता है, और जहाज में डुबो मतलब कि कहा जाए कि बहादुर शाह को भी उस जहाज में बैठाया रहते हैं, और पाल्टी वाल्टी करने के बाद जहाज को भी डुबोते हैं और बहादुर शाह को भी जहाज के साथ डुबो देते हैं। इसके बाद यहाँ पे बहादुर शाह का खेल समाप्त हो जाता है, और ये लोग क्या करते हैं, पुर्तगीज क्या करते हैं, 1538 में जो दीव है उस पर कब्जा कर लेती है। फिर आगे जाकर 1559 आता है, और यहाँ पे दमन पर भी ये लोग क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं। अब ये आगे बढ़ रहे हैं और पहुंचते हैं गुजरात में, गुजरात के बंगाल में पहुंचते हैं। बंगाल में एक जगह पड़ती है सतगांव, है ना, सतगांव में भी ये 1579 में फैक्ट्री खोल लेते हैं, यहाँ पे इनको अनुमति मिल जाती है। अब ये क्या कर रहे हैं, लगातार विस्तार कर रहे हैं, और जब विस्तार कर रहे हैं और क्षेत्र को जीत रहे हैं, तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, इनको अहंकार हो रहा है कि अब इस दुनिया में हमको हराने वाला कोई है ही नहीं। और जब इनको अहंकार आ रहा है, तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि इस समय आप देखेंगे कि अकबर जो है तो गद्दी पर बैठा है ना, 1559 और 79 के समय आप देखेंगे यहाँ पे आगे इधर देखेंगे तो इधर अभी क्या है, अकबर क्या है, गद्दी पर बैठा है उत्तर भारत में, है ना। तो अकबर क्या कहे, गद्दी पर बैठे हैं, तो ये लोग कहते हैं कि हम अकबर का धर्म परिवर्तन कराएंगे, ठीक है। और ये लोग जाते भी हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। और फिर ये क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गोवा था, गोवा पर ये लोग नियंत्रण किए थे ना, गोवा पर क्या किए थे, ये लोग नियंत्रण कर लिए थे। अब जब ये गोवा पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं कि हम ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे, ठीक है। और एक व्यक्ति है जिसका नाम होता है कैथोलिक, ये व्यक्ति कहता है कि देखो गोवा पर क्या करेंगे, यहाँ पे मैप देखिए, गोवा मैप में थोड़ा सा देखिए, ये गोवा है। तो कहते हैं कि गोवा में हम ईसाइयत क्रिश्चियनिटी का प्रचार करेंगे, और जो लोग ईसाई धर्म को नहीं अपनाएंगे उनको मार दिया जाएगा। तो ये कहा जाता है इसके द्वारा। और ये लोग क्या करते हैं कि ईसाई धर्म का प्रचार करने लगते हैं तेजी से, और लोगों को मारते हैं। जो लोग नहीं अपनाते हैं उनको क्या किया जाता है, मारा जाता है, मार देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। और इसलिए क्या होता है, यहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर तुम धर्म का, हम स्वेच्छा से धर्म को अपनाएंगे, है ना। और इसीलिए परेशान हो जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जब आप परेशान होते हैं तो क्या करते हैं, विरोध करते हैं, है ना। जैसे छोटे बच्चे भी विरोध कर देते हैं, उनको अगर आप खेलने को मना कर दीजिए
तो वो आपके सिर में चढ़ जाएंगे, विरोध कर देंगे। और हुआ यही कि ये लोग भी क्या कर दिए, यहाँ के जो यहाँ के व्यक्ति थे, यानी जो पुर्तगीज यहाँ पे ईसाई क्रिश्चियनिटी को जबरन अपनावा रहे थे, और यहाँ के गोवा के लोग क्या करते हैं, विरोध कर देते हैं। गोवा के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे विरोध कर देते हैं। विरोध कैसे करते हैं, घोड़े में चढ़कर, ठीक है, घोड़े में चढ़कर विरोध करते हैं। इसीलिए यहाँ का जो स्थानीय डांस देखेंगे, गोवा में प्रसिद्ध डांस है, जो एक तरह से कहा जाए कि घोड़ मोदनी नाम से जाना जाता है ना। तो ये लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से हाहाकार मचा दिए थे। और आप देखेंगे कि इस प्रकार से 16वीं शताब्दी तक, मतलब 16वीं शताब्दी का मतलब आप समझ रहे हैं, 16वीं शताब्दी का मतलब होता है बच्चों 1500 से लेकर सन 1500 से लेकर 1599 का जितना भी इसके बीच का टाइम पीरियड को क्या बोला जाएगा, 16वीं शताब्दी। तो 16वीं शताब्दी किसका टाइम रहा, पुर्तगालियों का टाइम रहा, है ना। पुर्तगालियों ने हाहाकार मचा दिया। लेकिन अब देखेंगे कि 17वीं शताब्दी आएगा, और 17वीं शताब्दी में इनका पतन होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना कि एक ग्राफ बनता है ऐसे धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा, और फिर गिरेगा तो वो गिरता भी है। तो इस प्रकार से इनका भी अब डिक्लाइन होगा। तो अब 17वीं शताब्दी में इनका पतन कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 17वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि यहाँ पे भारत में और जो कंपनी है उनका आगमन हो रहा है। आप देखेंगे डच का भी आगमन हो गया है ना, ये भी आ गए हैं भारत में, है ना। तो आप देख रहे हैं ये 1605 में डच भी आ गए हैं भारत में, और ये कंपनी खोल रहे हैं। साथ ही साथ आप यहीं पे बैकग्राउंड में जाएंगे तो जो तीसरी कंपनी है ना, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, वो भी भारत की ओर आ रही है ना। 1508 में भारत में पहुंच रही है ना। इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, भारत में आ रहे हैं, यानी अन्य कंपनियां भी आ रही हैं। और यहीं पे क्या होता है कि जो थर्ड कंपनी थी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो क्या करती है कि भारत में व्यापार करना चाहती है। व्यापार करने के लिए वो जाती है, यहाँ के जो शासक होते हैं उससे मदद, मतलब कि अनुमति लेने जाती है। उस समय उत्तर भारत के इलाके में अकबर की मौत हो चुकी है, और अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठ रहा है ना। तो उत्तर भारत में कौन गद्दी पर बैठ रहा है, जहांगीर। और जो ब्रिटिशर्स होते हैं, विलियम हॉकिंस का नाम सुने होंगे, वो क्या करता है, हॉकिंस जाता है जहांगीर से मिलता है और कहता है कि हमें भारत में व्यापार करना है, इसके लिए आप अनुमति दे दीजिए। लेकिन जो जहांगीर होते हैं वो अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन कहते हैं कि देखो तुम हॉकिंस, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और इसीलिए उसको कहते हैं कि लो हम तुम्हारा इसको जो है तो इंग्लिश खान की उपाधि देते हैं, क्योंकि ये फारसी भाषा आती थी इसको, हॉकिंस को, और ये जहांगीर को भी फारसी भाषा आती थी, इसलिए ये फारसी में बात करता है, इसीलिए इसको प्रसन्न होकर इंग्लिश खान की उपाधि देते हैं। और दूसरा काम ये कर देता है कि 400 लोगों का मनसबदार बनाता है, और साथ ही साथ ये लोकल महिला से इसका विवाह भी करवा देता है, लेकिन अनुमति नहीं देता है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे, और आपके मन में भी क्वेश्चन आता होगा कि आखिर अनुमति क्यों नहीं दे रहा है जहांगीर। तो जहांगीर इसलिए अनुमति नहीं दे रहा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो पुर्तगीज उस समय क्या थे, हाहाकार मचाए थे, सब पुर्तगीज से डर रहे थे, है ना, पुर्तगीजों से डर रहे थे। इसलिए जहांगीर भी डर रहा था, और ये बात अंग्रेजों को पता चल जाती है, ब्रिटिशर्स को पता चल जाती है। उनको मतलब उनको समझ में आ जाता है कि जब तक हम पुर्तगीजों को नहीं हराएंगे तब तक हमें फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। और इसीलिए वो लोग बहाना ढूंढते हैं, और इसीलिए वो बहाना मिल भी जाता है। कहते हैं ना कि जिसकी तलाश आप करेंगे वो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। और इसीलिए ये स्वाली एक जगह पड़ती है, और स्वाली की जगह पर ये लोग आक्रमण कर देते, मतलब यहीं पे युद्ध होता है। आप देखेंगे कि 1612 का समय आता है। 1612 में स्वाली का युद्ध होता है, जिसमें पुर्तगीज और अंग्रेजों के बीच क्या होता है, स्वाली का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, पुर्तगीज हार चुके होते हैं। मतलब यहाँ पे पुर्तगीज जो है तो हार जाते हैं। और पुर्तगीज हार जाते हैं, क्यों हार जाते हैं, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो अपनी नेवी पर, यानी नौसेना पर बहुत तेजी से काम किए थे, इससे ज्यादा किए थे। और जब ये हार चुके होते हैं तो अब ये चुपचाप थे, है ना, अब हार चुके हैं तो ये चुपचाप थे। लेकिन आप देखेंगे कि यहीं पे एक घटना होती है, 1632 का समय आता है, और बंगाल में ये लोग थे ना, कासिम बाजार, सतगांव, याद है, हुगली नदी के किनारे ये फैक्ट्री वगैरह खोले थे, पढ़ा चुके हैं इसको। तो यहाँ पे ये बैठे थे, और यहीं पे 1632 में ये क्या करते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो मुगल दरबार में दासी हुआ करती थी, तो उनके जो मतलब उनका जो है तो ये बदतमीजी से क्या करते हैं, उनके साथ ये बदतमीजी से बात करते हैं, है ना। और जब बदतमीजी से बात करते हैं तो इसीलिए शाहजहां उस समय गद्दी पर बैठा है, ठीक है। अब जहांगीर के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा है, और शाहजहां ने क्या किया, इनको भगा दिया, पुर्तगीजों को बंगाल से भगा दिया।
अब ये लोग सोच रहे हैं कि हमारा क्या ही दिन था, अब क्या ही दिन आ गया। और ऐसे ही सोचते-सोचते आ जाता है 1661 का, और 1661 में एक घटना होती है। 1661 में क्या होता है कि जो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये लोग कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। यूरोप से कितने अभी आ गए हैं कंपनी? आप देखेंगे कि पहला पुर्तगीज आ गई, दूसरा डच आ गए, तीसरे कौन है? अंग्रेज आ गए या ब्रिटिशर्स आ गए। तो आप देखेंगे कि जो इंग्लैंड है और इंग्लैंड से ब्रिटिशर्स आए थे, तो इंग्लैंड के जो राजकुमार होते हैं, है ना? चार्ल्स सेकंड, उनका विवाह किससे होता है? जो पुर्तगीज की राजकुमारी होती है कैथरीन, है ना? तो कैथरीन से इनका विवाह होता है, और विवाह में क्या होता है? विवाह में परिणाम स्वरूप इनको दहेज मिलता है। और दहेज में ये जो बॉम्बे का इलाका है ना, आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही बॉम्बे पड़ता है, ठीक है? इसी इलाके में, तो इस दहेज में जो है तो बॉम्बे का इलाका जो है तो पुर्तगीज किसको देते हैं? पुर्तगीज जो है तो इंग्लैंड के राजा को दे देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका जो एक क्षेत्र था वो भी हाथ से निकल जाता है। और ये लोग क्या ये जो बॉम्बे कैसे मिला था इनको, आपको याद है? 1534 का समय, 1534 का समय क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस समय वसीन की संधि हुई थी। वसीन की संधि किसके साथ? बहादुर शाह और पुर्तगालियों के साथ, उसके तहत इनको मिला था। अब ये दहेज में इसको दे देते हैं, है ना? और जब दे देते हैं तो इसीलिए अब इनके हाथ में जो है चीजें हैं वो पीछे की ओर जा रही हैं। और समय आता है 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी की बात करें तो 18वीं शताब्दी में क्या होता है? 18वीं शताब्दी का मतलब ये होता है कि आप देखेंगे कि सन 1700 से लेकर 1799 का जो टाइम पीरियड होता है उसे क्या है कहेंगे? 18वीं शताब्दी, ठीक है? तो 18वीं शताब्दी में मुगलों का क्या हो जाता है? पतन होने लगता है। 1707 का समय आता है। 1707 में जो औरंगजेब होते हैं उनकी मौत हो जाती है, और औरंगजेब के साथ ही मुगलों का जो है तो डिक्लाइन शुरू हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है। और इधर आप थोड़ा सा यहाँ पे मैप देखिए तो इधर महाराष्ट्र पड़ता है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के इलाके में आप देखेंगे कि इस समय एक बड़ी पावर उभर कर सामने आ रही है, उसको कहते हैं मराठे। और मराठे में इस समय पेशवाओं का समय था। याद है? मतलब आप लोगों ने अगर सुना होगा तो शिवाजी का नाम सुने होंगे, संभाजी का, साहू जी का, वही यहाँ पे मराठे थे। उनका वो लोग क्या थे? पावरफुल हो गए थे। और जब ये लोग पावरफुल हो गए थे मराठे और पेशवाओं का समय था, तो ये लोग कह रहे थे कि देखिए यहाँ पे जितना भी कोस्टल एरिया है ना, यहाँ पे जितना है वहाँ पे नियंत्रण कौन करना चाहते हैं? मराठी करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए अगर बंदरगाह पर नियंत्रण होगा तो व्यापार क्या होगा? तेजी से बढ़ेगा। और जब व्यापार तेजी से बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? जब मान लीजिए किसी देश का व्यापार बढ़ेगा, व्यापार क्या होगा? बढ़ेगा। तो व्यापार बढ़ेगा तो क्या होगा? व्यापार बढ़ेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या होगा? आर्मी आएगी, और आर्मी आएगी तो युद्ध होगा, और युद्ध में इनकी विजय होगी, तो ज्यादा ज्यादा क्षेत्र मिलेगा। इसीलिए ये जो लोग थे यानी मराठी थे, वो क्या करना चाहते थे? इन क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहती थी। और कब्जा करने के लिए यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कब्जा कौन किए हैं? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पुर्तगीज जो है तो गोवा पर, दीव पर, यहाँ पे कन्नौर पर, सभी जगह ये क्या कर रहे हैं? फैक्ट्री खोले हैं। तो ये बुलाते हैं, है ना? पेशवा बुलाते हैं पुर्तगीजों को और कहते हैं कि तुम यहाँ पे फैक्ट्री जो खोले हो यहाँ पे जगह खाली कर दो, है ना? कहते हैं कि तुम जगह खाली कर दो। लेकिन जो पुर्तगीज है वो कहते हैं कि नहीं साहब, हम क्यों करें, हम क्यों करें, हमारे पास है, अब तुम ले लोगे, हम कहाँ कहाँ जाएंगे? तो मराठी कहते हैं हमसे नहीं मतलब, तुम जहां भी जाओ लेकिन यहाँ पे जगह खाली करो। लेकिन ये ना नुकुर करने लगते, कहते हम नहीं करेंगे। तो कहते हैं अच्छा नहीं करोगे, ठीक है। तो मराठी क्या करते हैं? इस पर आक्रमण कर देते हैं। तो आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे 1739 में जो आक्रमण कर देते हैं मराठी इस पर, किस पर? पुर्तगीजों पर। और यहीं पे बसीन की जगह पर, बसीन हमने बताया था, बसीन की संधि हुई थी, यहीं पे युद्ध होता है। बसीन का युद्ध होता है 1739 में। और यहाँ पे वसीन की संधि में मतलब वसीन के युद्ध में जो पुर्तगाली हैं वो क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। और उनसे जो है तो मराठे छीन लेते हैं, मतलब सभी क्षेत्र छीन लेते हैं, केवल 3 क्षेत्र को छोड़कर। 3 क्षेत्र कौन कौन से? तो 3 क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपको गोवा नजर आएगा, गोवा को छोड़कर, दमन को छोड़कर और दीव को, ये 3 क्षेत्र इनके हाथ में रहता है, बाकी सब इनसे हाथ से निकल जाता है। अब ये लोग चुपचाप हैं, चुपचाप बैठे हैं, अब चुपचाप कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि अब इनका हार का दौर आ चुका है, ये पतन की ओर जा रही हैं। और चुपचाप बैठे थे। इसी बीच 1779 का समय आता है, और 1779 में इनको दादर नागर हवेली मिल जाती है। तो दादर नागर हवेली मिलने के पीछे एक कहानी है। क्या हुआ कि ये लोग जो मराठे थे उस समय पावरफुल हुआ करते थे, तो ये आक्रमण करना चाहते थे वहां पे जो हैदराबाद पर, है ना, हैदराबाद पर आक्रमण करना चाहते थे। लेकिन गलती से ये जो है तो पुर्तगालियों को पीट देते हैं। अब पुर्तगाली चुपचाप बैठे थे गाल फुला के,
क्या हमारी क्या गलती थी, तुम हमको क्यों मार दिए? तो मराठी कहते हैं चुप रहो, हमको पता है कि हम तुमको मार दिए हैं गलती से, और इसीलिए हम तुमको भरपाई करने के लिए, है ना, भरपाई करने के लिए हम तुमको एक क्षेत्र देते हैं। क्या देते हैं? जो दादर नगर हवेली है वो तुमको दे देती हैं, और इसीलिए जो है तो पुर्तगाली वो को जो है तो दादर नगर हवेली मराठों के द्वारा दी जाती है, ठीक है। और फिर अंत तक इतने ही क्षेत्र पुर्तगालियों के हाथ में रहेंगे, है ना। और ये लोग क्या करते हैं, 1761 में भारत से जाते हैं, ठीक है, विजय ऑपरेशन के तहत, ठीक है। देखिए 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ, 1947 का समय आया, 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ, और ये लोग नहीं जा रहे थे, और जब अंतिम में मतलब जाने वाले थे ये लोग, लेकिन पहले नहीं जा रहे थे, तो बोला गया कि जाओ जाओ, तो ये कह रहे थे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, और इसीलिए विजय ऑपरेशन के तहत इनको मार के भगा दिया गया, है ना। तो 1961 में, तो इस प्रकार पुर्तगाली जो है तो पहले आने वाले, भारत में समुद्र मार्ग से पहले आने वाले कंपनी थी, और अंत में जाने वाली कंपनी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से अब अगर थोड़ा सा हम इनके बारे में ये चर्चा करें कि पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो पुर्तगालियों के पतन के पीछे, इनके पीछे कारण है कि सबसे पहला कारण यह है कि ये लोग कैसे थे, धार्मिक रूप से कट्टर थे। दूसरा कारण यह है कि भारत की स्थानीय शासकों से अच्छे संबंध नहीं थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम रिवीजन भी कराते जाते हैं। आपको पता है धार्मिक रूप से कट्टर थे, आपको पता है ये लोग अकबर को भी धर्म परिवर्तन कराने पहुंच गए थे उसके दरबार में। अकबर बोला भागो नहीं मारेंगे अभी, तो भाग कर आए थे, आए थे कि नहीं आए थे। फिर इसके बाद ये लोग गोवा पर भी क्या करना चाहते थे, क्रिश्चियनिटी को जो है तो प्रचार करना चाहते थे, इसीलिए घोड़ मुदनी, वो याद है कि नहीं याद है, अभी पढ़ा के आए हैं। तो इसीलिए ये लोग क्या थे, कट्टर थे। दूसरा, स्थानीय शासकों से इनका, भारत की स्थानीय शासकों से इनका संबंध अच्छा नहीं था। आपको पता है जमोरिन, आपको पता है मुजफ्फर जो बहादुर शाह था, उससे इनका संबंध अच्छा था, तो इसीलिए इनका संबंध अच्छा नहीं था। और तीसरा कारण ये है कि तीसरा कारण आप देखेंगे कि तीसरे कारण में आप ये कह सकते हैं कि जो पुर्तगाली हैं वो स्थल मार्ग में, यानी स्थल में क्या कर सकते हैं, स्थल में मुकाबला करने की इनके पास क्षमता नहीं है ना। ये लोग भूमि में नहीं लड़ सकते, पानी में लड़ना चाहते हैं। और चौथा कारण है कि ये लोग क्या है, यूरोप में भी कमजोर हो गए हैं, तो यहाँ पे भी कमजोर हो गए हैं। अब पुर्तगालियों का महत्व क्या है, तो पुर्तगालियों के महत्व में सबसे पहले महत्व जो लिखेंगे या प्रभाव देखेंगे, तो महत्व भी एक ही है। तो ये लोग छापा खाना लेकर आए थे, है ना, प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे, जिससे ये लोग क्या करते थे, बाइबल को जो इनका पवित्र ग्रंथ है ईसाई धर्म का, उसको स्थानीय भाषा में रूपांतरित करके प्रचार करना चाहते थे। आखिर ये लाए थे अपने लाभ के लिए, लेकिन फिर भी महत्व के लिए पढ़ा जाता है ना। तभी हम लोग क्या किए थे, 1857 की क्रांति हुई थी ना, और 1857 के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे भारत देश के लोग क्या कर रहे थे, जो यहाँ पे जो तो समाचार पत्र लिख रहे थे सभी प्रकार के, ये कहीं ना कहीं इनकी ही देन थी, पुर्तगालियों की ही देन थी, तभी वो सब कर पा रहे थे, इसीलिए पढ़ा जाता है, ठीक है। और दूसरा इनका महत्व ये है कि ये लोग फसल लाए थे। क्या फसल लाए थे? टमाटर जो आप खाते हैं, आलू, है ना, और जो तम्बाकू मसल के खाते हैं लोग, वही, है ना। और देकर चले गए हैं, आप सब लोग उसको मसल के दिन भर खाते रहते हैं, क्या मिला के पता नहीं, है ना। और शिमला मिर्च लेकर आए थे, तो इतना चीज ये लेकर आते हैं, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा रिवीजन करा दें। रिवीजन ये कराते हैं कि पुर्तगालियों के बारे में, तो जो थर्ड पुर्तगीज गवर्नर था नीनो दी किन्हा, उसके बारे में बात करें तो ये आता है और 1530 में गोवा को राजधानी बनाता है। गोवा को राजधानी बनाने के बाद ये क्या करता है कि गोवा को राजधानी बनाया, है ना, वो सारी चीजें कर रहा है, और वो क्या कर रहा है कि धमाल मचा रहा है। यानी और आगे जाकर क्या होता है कि जब ये राजधानी वगैरह बना लेता है, यहाँ पे मैप में समझाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 1534 का समय आता है। 1534 में इसी के समय क्या होता है, वसीन की संधि होती है। वसीन की संधि की बात करें तो गुजरात में जो बहादुर शाह था वो संधि करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको पता था कि उस समय 1530 में क्या हो रहा है। 1530 में आप देखें उत्तर भारत में जो बाबर है उसकी मौत हो रही है, उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठ रहा है, और दिल्ली और गुजरात का इलाका मतलब कि पास पड़ते हैं। तो इसको जो लग रहा था कि कहीं ना कहीं हुमायूं हम पर आक्रमण करेगा, इसीलिए ये पुर्तगालियों से संधि करना चाहता है। और इसीलिए वसीन की संधि के तहत ये क्या कहता है कि आपको वसीन में और आपको कहाँ, बॉम्बे में और आपको दीव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी जाती है। किसको? पुर्तगालियों को। और आप बदले में क्या करेंगे, जब युद्ध होगा तो आप हम पर आक्रमण नहीं करेंगे, दूसरा हमारी हेल्प करेंगे, जो करते नहीं है। और फिर क्या होता है कि जब युद्ध होने लगता है तो ये लोग क्या करते हैं, दीव, ये देखिए दीव, यहाँ पे किला बनाने लगते हैं पुर्तगीज। और ये जो है तो बहादुर शाह देख रहा था, और जब युद्ध समाप्त हो जाता है 1537 में, तो वो आता है, कहता है कि तुमने हमको वहां पे फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी, तुम वहां पे किला क्यों बना लिए। और इसीलिए ये क्या कहते हैं, जहाज में पानी में बैठाते हैं समुद्र में, और वहीं ले जाकर जो है तो चाय वाक पिलाते हैं, और वहीं पे बहादुर शाह को ऊपर भेज देते हैं।
अब बहादुर शाह को ऊपर भेजने के बाद 1538 में दीव पर क्या करते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। अब दीव पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि दीव पर कब्जा कर लेते हैं। आगे जाकर 1559 आता है और ये लोग क्या करते हैं, 1559 में दमन पर भी कब्जा कर लेते हैं। और फिर आगे जाकर 1579 आता है और ये सतगांव, यानी जो सतगांव है आप देखेंगे बंगाल में पड़ता है, वहां पे फैक्ट्री खोलने की इनको अनुमति मिल जाती है। अब ये लोग बहुत ज्यादा तेजी से विस्तार कर रहे थे। अब ये क्रिश्चियनिटी को प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग अकबर के पास भी पहुंच जाते हैं। अकबर मारता है, कहते भगा देता है और फिर ये लोग गोवा में ही क्या करने लगते हैं, अपने धर्म को प्रचार करने लगते हैं। और इसीलिए गोवा के लोग भी परेशान हो जाते हैं और वो लोग घोड़े में चढ़कर इसका विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे तो इनका जो है तो 15 मतलब एक तरह से कहा जाए कि आप देखेंगे, ये देखेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इतना भौकाल मचा रहे हैं, है ना। कौन भौकाल मचा रहे हैं, पुर्तगीज, है ना। तो पुर्तगीजों का जो समय रहता है वो क्या कहा जाता है, यानी 16वीं शताब्दी में पुर्तगीजों का समय रहा और 17वीं शताब्दी में इनका पतन होने लगता है। कैसे होने लगता है, तो 17वीं शताब्दी की बात करें तो 17वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, 17वीं शताब्दी का मतलब होता है सन 1600 से लेकर और 1699। तो सन 1600 लेकर 1699 में यहाँ पे दो कंपनियां भारत की ओर आती हैं, यानी यहाँ यूरोप से दो कंपनियां और आ जाती हैं, डच भी आ जाते हैं और ब्रिटिशर्स भी आ जाते हैं। ब्रिटिशर्स की बात करें तो ये लोग कंपनी खोलना चाहते हैं, इसीलिए ये जहांगीर के पास आते हैं। उस समय उत्तर भारत में, दिल्ली में, ये नक्शा देख लीजिए, दिल्ली में उस समय जहांगीर थे, उसे अनुमति मांगते हैं, लेकिन अनुमति नहीं देता है क्योंकि इनको डर था पुर्तगीजों का। इसीलिए अंग्रेजों को पता चला और वो लोग क्या किए, 1612 में स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को धो धो के मारे और इसके बाद अनुमति मिल जाती है। अब पुर्तगालियों भी सोच रहे हैं कि चुपचाप बैठे रहेंगे, मार पड़ेगी। और आता है 1632 में ये लोग बदतमीजी करने लगते हैं बंगाल में। आपको पता है ये बंगाल में सतगांव, हुगली नदी किनारे यहाँ पे फैक्ट्री खोले थे। अब जब यहाँ पे जो जहाँ मतलब शाहजहां होता है वो उत्तर भारत में दिल्ली में गद्दी पर बैठा है और वो कहता है कि मारो, पुर्तगालियों को भगा देते हैं। और इस प्रकार से अब पुर्तगाली जो है तो चुपचाप बैठे हैं गाल में हाथ रख के। अब आता है समय, कब आता है, 1661 का समय आता है। 1661 में जो कैथरीन होता है उनका विवाह चार्ल्स भैया से हो जाता है ना, जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन। उनका विवाह किससे होता है, चार्ल्स सेकंड से होता है, जो कि इंग्लैंड के राजकुमार थे। और दहेज में, क्योंकि दहेज दिया जाता है ना, जब आप भी भारत में देखते हैं दहेज मिलता है खूब सारा, है ना, तो इसीलिए इनको भी दहेज, जो बॉम्बे के इलाका यहाँ पे देखेंगे तो उनको दहेज में दे दिया जाता है। अब पुर्तगाली भी सोच रहे हैं कि जो भी हाथ में था वो तो दहेज में बांट रहे हैं। और आगे जाकर आप देखेंगे, मैप में ही देखिए, तो जो मुगल सल्तनत है यहाँ से यहाँ तक फैला था वो 18वीं शताब्दी में क्या होता है। 18वीं शताब्दी की बात करें तो 18वीं शताब्दी कितने से कितने बोलेंगे, 1700 से लेकर सन 1700 से लेकर 1799, तो 1799 तक जो 18वीं शताब्दी बोलेंगे। 18वीं शताब्दी में मुगलों का पतन होने लगता है। जो साम्राज्य यहाँ तक फैला था वो धीरे धीरे वहाँ पे स्थानीय शासकों का उदय होता है। और 1707 में जो औरंगजेब होती है उसकी मौत के साथ ही मुगलों का पतन होने लगता है। और यहीं पे देखेंगे ये इलाका पड़ता है महाराष्ट्र का। यहाँ पे बड़ी पावर उभरने लगते हैं जिसका नाम होता है मराठे। मराठे क्या करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, क्योंकि बड़े पावर है तो विस्तार तो जरूर ही करेंगे। और इसीलिए ये कहते हैं पुर्तगीजों को कि तुम यहाँ पे किला, जो जितने भी तुम फैक्ट्री वगैरह खोले हो तो यहाँ पे बंदरगाह खाली कर दो। पुर्तगीज हम नहीं खाली करेंगे, तो कहते हैं ना करोगे, चलो मारेंगे। इसीलिए ये क्या करते हैं, 1739 में आक्रमण कर देती हैं। कहाँ पे, वसीन का युद्ध होता है और वसीन के युद्ध में मराठे, आप नाम सुने होंगे, पेशवा बाजीराव फर्स्ट, इसने अपने 20 साल के करियर में 40 युद्ध जीता था। वही जाकर पुर्तगालियों को इतना धोता है कि पुर्तगाली भी कहते हैं अब छोड़ दो भाई, अब हम खाली कर दिए। और इसका 3 क्षेत्र छोड़कर बाकी सब छीन लिया जाता है ना। तो पहला गोवा होता है और आपको याद होगा ये गोवा पर थे ना। और गोवा के बाद आप देखेंगे कि ये लोग दमन और दीव, है ना, दमन और दीव, यहाँ पे अब दमन और ये दीव, है ना। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि इतना क्षेत्र छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों पर जो है तो इनके हाथ से निकल जाता है। फिर ये लोग चुपचाप बैठे थे कि मार पड़ेगी। और इनको जो है तो एक समय आता है, कब का समय आता है, 1779 का, 1779 का समय आएगा। 1779 में क्या होता है, 1779 में इनको दादर नागर हवेली मिल जाती है ना। दादर नागर हवेली मिल जाती है क्योंकि मतलब कि जो पुर्तगालियों को मार पड़ती है, मराठे गलती से जो है तो पुर्तगालियों को पीट देते हैं और इसीलिए उनको दादर नागर हवेली मिलती है। और यही इनके हाथ में लंबे समय तक रहता है, मतलब कि जब तक ये भारत में 1961 में जाते हैं, है ना, अंतिम में जाते हैं। और सबसे पहले आए थे विजय ऑपरेशन के तहत जाते हैं, ठीक है। और यही दादर नागर हवेली यानी
चार क्षेत्र इनके हाथ में रहता है। गोवा रहता है, दीव दमन रहता है, दादरा नगर हवेली इनके हाथ में रहता है। और चुपचाप अब पुर्तगाली आंख बंद करके कहते हैं हम व्यापार करने आए हैं और व्यापार करते हैं ऐसे चुपचाप, है ना। और इस प्रकार इनके पतन के बारे में बात करें तो ये लोग कैसे थे, ये लोग धार्मिक रूप से बहुत कट्टर थे। याद है यहाँ पे गोवा के बारे में याद होगा, ये कट्टर थे धार्मिक रूप से, इसलिए ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। दूसरा कारण, ये लोग यहाँ की स्थानीय शासक से इनकी बनती नहीं थी, क्योंकि आपको जमोरिन याद होगा, आपको बहादुर शाह याद होगा, है ना, इसीलिए। और तीसरा काम, ये लोग क्या हो गए थे, ये लोग स्थल मार्ग में मतलब स्थल में लड़ नहीं पाते थे, पानी में लड़ते थे। और चौथा ये था कि ये लोग पुर्तगाल में भी कमजोर हो गए थे, इसलिए यहाँ पे भी कमजोर हो गए। अब इनका महत्व क्या रहा, तो ये लोग छापा खाना लेकर आए, जिसको हमने 1857 के क्रांति के बाद पढ़ते हैं कि हम लोग समाचार पत्र जो प्रेस वगैरह छापते थे, इन्हीं के कारण छापते थे। और ये लोग क्या किए कि कुछ सब्जियां वज्जियां लाए के हम खाते हैं, टमाटर हो गया, आलू हो गया, और आप शिमला मिर्च खाते होंगे, वो भी इनके द्वारा दी गई। और एक सबसे जो आज हर भारतीय जो तो नशा करता है, जिसका नाम होता है तम्बाकू, उसको मसल के लोग खाते हैं और उसी में प्रसन्न रहते हैं। तो पुर्तगालियों के द्वारा दी गई है ना। याद रखिएगा, अगर कोई खाता होगा तो कहेंगे कि ये पुर्तगालियों का है, और उसको कह दीजिएगा छोड़ दे, है ना, विदेशी चले गए इसलिए छोड़ दे। और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है पुर्तगालियों का। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा या नेक्स्ट सेशन आएगा वो डच कंपनी आएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।